आवाज आ रहा है? चेक कर लो। हाँ सर। ओके। देखो एक 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 सेम सिचुएशन में उल्टा केस समझा रहा हूं मैं आपको, ये सम ओके, ये फिगर करा रहा हूं। इसमें ना नेगेटिव ये भी है और यहाँ भी है। ओके, इसमें से कोई एक सिंपल अभी ये करा देता हूं पहले। ये केस में देखो, चलो एक मिनट हो, इस फिगर को मैं थोड़ी नीचे ले लेता हूँ, लिखने में मुझे इजी रहे। चलो बताओ, चलो अब मुझे 0 से a यानी कि x की वैल्यू लेस देन a हो तो बता सकता है कौन सी वैल्यू नेगेटिव e ज्यादा है? देख लो, हाँ सॉरी v ज्यादा है, v ज्यादा है, नेगेटिव v ज्यादा है ना, काइनेटिक एनर्जी। तो v ज्यादा है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है टोटल एनर्जी से, तो k कितना आएगा? नेगेटिव आएगा, यानी कि वो हो सकता नहीं है। नहीं है, नॉट पॉसिबल। ओके, अब देखो मुझे एनर्जी फाइंड करना है, ई मिनिमम। ई मिनिमम का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक, अरे यार, ए प्लस काइनेटिक प्लस यू। पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यू कितना दिया था वहां? वी नॉट। काइनेटिक कितना है? 0। ई मिनिमम भी 0। पता चला कि नहीं? अब सेकंड सिचुएशन देखो। अब सेकंड में ए टू बी, ए लेस और इक्वल एक्स लेस और इक्वल बी, आ केस ये दोनों के बीच में। अब यहाँ ए टू बी के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी है? माइनस v1। नेगेटिव। इसका मीनिंग कौन सी वैल्यू ज्यादा हुई? ई ज्यादा हुई, नेगेटिव है ना। ऐसा समझो कि इस केस में रेंडमली में सपोज इफ ई की वैल्यू में रेंडमली 10 ले लूं और वी नॉट v1 आपको -5 ले लूं, तो कौन सा वैल्यू ज्यादा है? ई ज्यादा है, ई की वैल्यू ज्यादा। इसका मीनिंग क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? यानी कि पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबल है, सॉरी इस पार्ट्स के अंदर पार्टिकल पॉसिबल है। अब इसके लिए टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? मिनिमम एनर्जी। तो फॉर्मूला क्या है? k प्लस पोटेंशियल माइनस v1 से टोटल प्लस पोटेंशियल। बोलो अब इस केस में क्या होगा? मिनिमम एनर्जी। तो बता सकता है? k तो आपको 0 ले लेना है, माइनस v1, u की वैल्यू -v1, तो मिनिमम एनर्जी कितनी आई यहाँ? माइनस v1। अब समझ लो, पता चला कि नहीं सभी को? ऐसे हर एक केस में अलग अलग टॉपिक के लिए करना होगा। जैसे ये केस है तो इसमें क्या होगा? देखो इसमें अलग अलग केस होगा। 0 से a के लिए तो e बड़ा है, सॉरी छोटा है, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है सभी को? ओके, ये v3 क्या ये दिया तो हुआ है? आखा में नहीं हुई ना। एक मिनट, तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ये v3 की वैल्यू, एक मिनट हो, नहीं होगा, यहाँ से पॉसिबल है। ये वैल्यू स्ट्रेट मिल रही है कि नहीं मिल रही है ग्राफ में? v0 और v3, v0 और v3 इसमें क्या मानूं? पहले v0 देते थे, अभी v3 दिया हुआ है। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। ये वैल्यू बोलो क्या है यहाँ? e ज्यादा है कि v ज्यादा है? v। तो यहाँ क्या हो सकता है? पॉसिबल है? ना, यहाँ भी नहीं हो सकता। यहाँ तो हर एक केस में पॉसिबल नहीं है कहीं भी e की वैल्यू बड़ी नहीं है, चेक कर लो। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ। अब यहाँ देखो, तो यहाँ e की वैल्यू ये है और v की वैल्यू ये है। ये केस में पॉसिबल नहीं हो सकता, ये केस में पॉसिबल हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये केस में पॉसिबल हो सकता है। हेलो, आपको क्या ध्यान देना है? ए की वैल्यू और वी का कंपैरिजन कर लेना, करोगे? ओके, सॉल्यूशन में भेजूंगा, आप आराम से सोचना और सोल्व करना, क्योंकि हर एक केस के लिए पर्टिकुलर हम देखने बैठेंगे ना तो थोड़ा टफ है और टाइम चला जाएगा ज्यादा, इसलिए। चलो 6.4 देख लो। वैसे एग्जाम में बहुत नहीं आने वाला, आपको ऐसा लगे कि सर बहुत टफ लग रहा है तो उसको स्किप इट, राइट? आपको 11th है, बोर्ड नहीं है। बोर्ड होता तो मैं उसको कुछ भी करके करने को बोल देता। बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है तो, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी होती है और वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स
के लिए ही पॉसिबल है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि लेकिन वही टाइम आप एटलीस्ट 2 घंटे उसमें वेस्ट करो, उससे बेहतर है कि 1-2 घंटे के अंदर जो आ रहा है ना उसका रिवीजन कर लो। ओके चलो 6.4 देखो। 6.4 देखो, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस काइनेटिक एंड लीनियर हार्मोनिक मोशंस kx²/2 k is constant, k की वैल्यू 0.5 दी है, so that particles of the total energy 1 joules moving under this potential must turn back when it reach to x is equals to 0। क्वेश्चन समझ लो पहले क्या है। पोटेंशियल और x का ग्राफ दिया हुआ है, सेम जो ऊपर दिया था वही, सिंपल हार्मोनिक मोशंस का। चेंज हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ के एक्स का फॉर्मूला है ना, स्प्रिंग हो सकती है शायद, और के जो है वो ऑसिलेटर्स कांस्टेंट है। नाउ सो दैट द पार्टिकल्स ऑफ द टोटल एनर्जी 1 जूल, टोटल एनर्जी आपको 1 जूल गिवन है। तो कोई बता सकता है जब वो सो दैट पार्टिकल ऑफ द टोटल 1 जूल मूविंग अंडर दिस पोटेंशियल टर्न बैक कहाँ होगा, कोई बता सकता है? रिटर्न, जैसा यहाँ से यहाँ जा रहा, ये जा रहा था, अब वापिस यहाँ से रिटर्न आया, तो यहाँ रिटर्न हो सकता है और यहाँ रिटर्न हो सकता है, हाँ कि ना? अब देखो अब नहीं तो कोई पण वच्चेनी વેલ્યુમાં પણ થાય કે ના શું રિટર્ન અગર સેન્ટર સુધી મૂકું તોય પાછું તો આવશે જ ને અહીંથી ને, એટલે ખબર ના પડી ત્યાંથી અગર હું ડોટેડ લઈને ત્યાં સુધી ભેજું મોકલું એટલે એમ જાય તો ત્યાંથી તો પાછું આવશે જ ને। અરે ગમે ત્યાંથી આવી શકે ને, આપણે મેક્સિમમ વેલ્યુ લેવાની, चला આપણે मैक्सिमम वैल्यू लेवानी, यू मैक्सिमम। चलो टोटल एनर्जी का फॉर, अब उस टाइम पे आपको बताया ना काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों? 0। ओके 0। अब कहीं भी हो सकता है, इसलिए जैसे नील बोल रहे तो सर कहीं भी हो सकता है, चलो तो मैं हम कहीं भी ले लेते हैं अभी टेम्पररी के लिए, लेकिन कहीं ले गए ना तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है? देख ई का फॉर्मूला क्या है बेटा, u प्लस के 1 हाफ के एक्स स्क्वायर। अब पता चला यहाँ कहीं भी ले ले काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम बी स्क्वायर फॉर्मूला डाल, कहीं मुझे एम और वी दिया हुआ है। चलो वैसे समझ में आया कि नहीं नील? यदि एम और वी दिया होता तो पर्टिकुलर कोई पॉइंट से हम निकालते, अभी एम वी दिया ही नहीं तो हमें सिचुएशन अपने हिसाब से खुद से सोचनी पड़ेगी। तो खुद से तो क्या सोचे जो इजी रहता है वही, कि भाई यदि वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम पोटेंशियल यानी कि मैक्सिमम पॉइंट के बाद जब नीचे आ रहा है, जब तब उस सिचुएशन में थोड़े टाइम के लिए उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, क्योंकि स्पीड उसकी 0 होती है, हाँ कि ना? तो 1 इज इक्वल टू के हाफ के एक्स, के की वैल्यू क्या दी है आपको? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऊपर और 0.5 में 5/10 यदि करो तो 5 2 जा 10, 0.5 यानी कि 1/2 ही हुआ ना वन टाइम, 2 इंटू 2 ऊपर 4 हो जाएगा। भाई समझ में आए ना ये? एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस 2, कोई डाउट? ओके समझ में आ रहा है ना? कहीं भी हो सकता है, नो डाउट सही है, लेकिन कहीं भी लेने के लिए मेरे पास डेटा दूसरा नहीं दिया है, इसलिए हम अपने हिसाब से एज्यूम कर लेंगे कि भाई मैक्सिमम पॉइंट्स हम पीछे आए। हाँ बोल। અહીંયા x છે એ h છે ને એટલે હાઈટ। હા x છે એ હાઈટ એ હોઈ શકે, ડિસ્ટન્સ હોઈ શકે ને બેટા, સ્પ્રિંગ હોય તો ડિસ્ટન્સ હોઈ શકે છે, ખ્યાલ આવ્યો? અને ઓસિલેટર હોય આ રીતના ઓસિલેશન કરતો હોય તો હાઈટ હોઈ શકે છે, ખ્યાલ આવ્યો? ચલો નેક્સ્ટ 6.5 थियरिकल है। केसिंग of rocket in flight burns up due to frictions, all at whose expense is the heat energy required for the burning obtains, rocket or the atmosphere? कौन ज्यादा यूज करेगा? आंसर क्या आएगा, कोई बता सकता है? समझ में ना आई। केसिंग ऑफ रॉकेट इन द फ्लाइट बर्न्स, ऊपर जब रॉकेट जा रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है, वो बर्न हो जाता है। एट हुज एक्सपेंस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑब्टेन, यानी कि किसका खर्च होने के बाद ये हीट एनर्जी जरूर बर्निंग के लिए यूज हुई, यानी कि कौन सा खर्च हुआ, किसने वर्क किया, वर्क किसने किया? एटमॉस्फेयर। वैसे तो एटमॉस्फेयर ही आना चाहिए आंसर, सही है?
लेकिन आंसर रॉकेट आएगा। देखो अब बोलो कि सर ऐसा क्यों? पहली चीज फ्रिक्शन तो हो रहा है, वो सही है, लेकिन साथ में जो एनर्जी आपको मिल रही है ना, वो मास कम होने से मिल रही है। आप सोचना, अब जस्ट सोच लो कि रॉकेट के अंदर जो होता है ना, वो स्टेज होते हैं, हाँ 1 2 3। वो क्या करते हैं पता है? धीरे धीरे ये सारे जो स्टेज होते हैं वो निकाल रहे होते हैं। निकलता जाए। हाँ समझ में आ रहा है? यहाँ एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस हुए। यहाँ किसने की इसके बारे में बात नहीं की है। किसके ऊपर हुआ? तो रॉकेट के ऊपर हुआ ना। वर्क 100% एटमॉस्फेयर ने किया, लेकिन किसका वर्क, किसका एक्सपेंस किसका हुआ? इस रॉकेट का ही हुआ। कौन जला इसके अंदर? किसने खर्च किया? खर्च किसका हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं? रॉकेट का हुआ, राइट। तो फ्यूल जिसका यूज हुआ उसका ही आंसर आएगा। चलो सेकंड, कॉमेट मूव अराउंड द सन। हाँ એટલે હું વિચારું કેસિંગ ઓફ રોકેટ એટલે પેલું લગભગ એ જ હશે, આ રોકેટ નું જે સર પાછળનો આજે ડબ્બો હોય ને, પાર્ટ્સ રિલીઝ કરે હા રિલીઝ કરે ને, કે એ જ હશે કેસિંગ. તો આઈ એમ નોટ 100% શ્યોર. ઓકે, તો પણ તમે એકવાર ગૂગલ કરી લેજો આનું. मैं ये रीते समझीने आंसर आप्यो है अत्यारे तो, राइट. केसिंग नो मीनिंग 99% यही होगा, लेकिन फिर भी इनकेस शायद हो तो आप एक बार गूगल कर लेना. मैं 99% की गारंटी लेता हूँ, लेकिन 1% शायद अलग हो सकता है मे बी, क्योंकि नॉट 100% श्योर. चलो बी नंबर का देखते हैं. कॉमेट मूव अराउंड द सन्स in highly ellipticals. The gravitational force of the comet due to the sun is not normal due to comet's velocity in general, yet work done by the gravitational force over the complete one orbit of the zero. कॉमन लॉजिक है, वर्क जीरो हो रहा है. क्यों जीरो हो रहा है बच्चों? ग्रेविटेशनल एनर्जी जो कंजर्वेशन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा है? कंजर्वेटर. और मैंने कंजर्वेटर फोर्स में क्या बताया था, याद करो. यदि ऑब्जेक्ट वही पोजीशन पे आ जाएगा तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो. क्लियर? सी नंबर का देखो. Artificial satellite orbiting Earth in the very thin atmosphere lose its energy gradually due to the dissipation against the atmospheric resistance, however small. Why then does its speed increase? देखो मैं इसलिए फास्ट रीड कर, मैंने ऑलरेडी आपको एक बार मैसेज कर दिया है, रिफर द एक्सरसाइज. वो मैं मान के चल रहा हूँ, आपने ऑलरेडी एक बार किया हुआ है, क्वेश्चन रीड किया हुआ है. ओके, यदि नहीं किया हुआ है तो आपकी गलती है, नहीं पता चलेगा. नेक्स्ट टाइम जो भी इंस्ट्रक्शन मिले ना मैसेज के अंदर, वो आपको फॉलो करना है, तो या आपको फायदा होगा. अभी जैसे काफी सारे स्टूडेंट जिसने देखा ही नहीं है ना, उन लोगों को अभी 90% बाउंस हुआ होगा. क्यों? क्योंकि उसने पहले से ट्राई किया ही नहीं था क्वेश्चन समझने का. ओके, वो मेरी गलती नहीं, वो आपकी गलती है. नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना. यस सर. चलो क्वेश्चन से, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो गुम हो रहा है, इसमें क्या बताया? व्हाई देन डज इट स्पीड इंक्रीज? किस स्पीड इंक्रीज क्यों हो रही? जैसे ये सैटेलाइट आ रहा था, कॉमन लॉजिक है यार, कॉमन लॉजिक. हाइट क्या हो रही है? हाइट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. हाइट यानी कि mgh, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है. तो कॉमन लॉजिक, टोटल एनर्जी तो सेम रहेगी. काइनेटिक एनर्जी. तो जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही, तो क्या इंक्रीज होगा? काइनेटिक एनर्जी. Kinetic काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्पीड इंक्रीज होगी. स्पीड इंक्रीज होगी तो हाईली फास्टली फटाफट अचानक से नीचे. वैसे आप समझ लो, बॉल ने फेंका आपने, जब बॉल फेंकते ऊपर जब जाता है ना, धीरे धीरे नीचे, स्टार्टिंग में धीरे धीरे आता है, बाद में थोड़ा डिस्टेंस, यानी कि जब डिस्टेंस थोड़ा नजदीक आता है तो अचानक से नीचे आ जाता है. जो हम जनरली सिचुएशन से कुछ डिफरेंट हो जाता है, अचानक से नीचे. क्यों? क्योंकि हाइट कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, तो स्पीड बढ़ जाएगी. डी नंबर का देख लो. चलो अब मैन यहाँ काम कर रहा है. फर्स्ट केस के अंदर बोलो वर्क कितना होगा? रीड किया ही होगा क्वेश्चन, इस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ आपको. हाथ में लेके चल रहा है, वर्क किया होगा, वर्क कितना होगा? वर्क हुआ यहाँ देखो तो. वर्क हुआ? सोचो वर्क ના क्यों नहीं हुआ? આપણે ફોર્સ ઉપરની સાઈડ लगाया तो અને मतलब अब પછી यहाँ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री था. देखो ये है, उसको पकड़ने के लिए कॉमन, आप बोलोगे सर मैंने तो ऐसे फोर्स लगा, लेकिन ये फोर्स वन टाइप ऑफ ऊपर का फोर्स हुआ ना, नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स लगा रहे हो बच्चों आप हाथ से. आपका हाथ जो है वो नॉर्मल सरफेस है, वो सरफेस से जो फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है. आप चल ऐसे रहे हो तो फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, बीच के डिस्टेंस 90 डिग्री है, तो वर्क का फॉर्मूला FD cos 90. ये फिजिक्स है. ऐसे समझे बैठो तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली बैठे तो वर्क कितना हो रहा है? यहाँ जीरो हो रहा है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है. जीरो. बोलो कोई डाउट इतना रखते आज? मुझे सर अजी बीजो पार्ट रही गयो. कौन सा है?
ओके बस હવે डी नो ज बीजो पर चलो अब डी का है, यहाँ फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स है टेंशन फोर्स फाइनली यहाँ तक आएगा, हाँ कि ना? हाँ हाँ आएगा ना यहाँ? हाँ हाँ तो इसके दूसरे ऑपोजिट फोर्स कौन सा लग रहा है? mg। हाँ ये छोड़ दो, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है ऑब्जेक्ट का? ऊपर। हाँ डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, फोर्स भी ऊपर लग रहा है, तो डीटा 0 है, तो वर्क का फॉर्मूला डाल दो यार, mg वर्क 0 મળે cos 0 1 मास आपको दिया होगा शायद 15 अंदर किलोग्राम, केजी। जी की वैल्यू 15 ले लेते, कर लोगे ना सॉल्व? हाँ पक्का ना? हाँ ओके 300 जूल जी आओ into distance. ઓકે સોરી આપણે mg ફોર્સ જ લીધું, હજી ડિસ્ટન્સ બાકી રહી ગયો હો. 300 ये जूल फोर्स आपने। हुआ ना, ये फोर्स इनटू डिस्टेंस कितना हुआ 2 2 मीटर meters. 2 मीटर्स 300 जूल ओके 300 जूल। सर 2 मीटर तो फर्स्ट केस માટે है ना? अरे બંનેમાં એટલું हाँ 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 सेम सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस। चलो चलो આટલું રાખો, ચલો ઓકે મારે લેટ થઈ છે। ओके प्रैक्टिस कर दे रहे एक्सरसाइज की, नेक्स्ट लेक्चर से एक्सरसाइज के सम हार्ड है इस चैप्टर के, विदाउट रीडिंग देखे बिना यदि आप डायरेक्टली लेक्चर अटेंड करोगे तो 50% चांसेस है नहीं समझने का, वो नॉर्मल है, एक बार देखना ही पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना ही पड़ेगा। ओके चलो बाय।